जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 14 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप पढ़ लें। और साथ ही साथ कोई अन्य इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना होता है आपके साथ तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। सभी वयस्कों को सरकारी केंद्रों पे कल से निःशुल्क सतर्कता डोज दिया जाएगा। अगर आपने सतर्कता डोज नहीं लिया है तो आप भी जाकर के ले लीजिए। मुझे आज लेना है, मैं जा रहा हूँ आज सतर्कता डोज लेने के लिए। आप भी सतर्कता डोज ले सकते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाने से किया इनकार। देखिए ये पीटी पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में भी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए या शहर की समस्या क्या है, शहरीकरण की क्या समस्या है, तो उससे संदर्भ करके या अपराधीकरण गतिविधि को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू में बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें कई सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुलडोजर कार्रवाई पे आपकी क्या सोच है, आपका क्या दृष्टिकोण है। तो मेरा मानना है कि इस तरह का जब भी न्यूज़ आए और आपको अपना सोच बनाना हो या अपनी एक व्यू पॉइंट डेवलप करना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपने व्यू पॉइंट को आप डेवलप कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मरीजों को अंधाधुंध दवाई लिखे जाने और बीमारी के गलत निदान से मिलेगी मुक्ति। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 54 बीमारियों के इलाज के लिए जारी किया मानक दिशा निर्देश, यानी एक दिशा निर्देश जारी किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और उसी दिशा निर्देश के आधार पर डॉक्टर दवाई लिखा करेंगे। अगेन ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। खास करके कोरोना के समय में हमने देखा है कि इस संस्था की काफ़ी चर्चा हुई थी, कई जगह इसकी चर्चा हुई थी। तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस संस्था के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। वर्ष 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था कि चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित और समन्वित करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अनुसंधान कोष की गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नाम से इसका पुनर्गठन किया गया। यानी जो वर्ष 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ था उसी को 1949 में कन्वर्ट किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। यह विश्व का सबसे पुराना आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक है। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहायता मिलती है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ही बेसिकली इसको रेगुलेट भी करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये जो परिषद है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, इसके शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और अन्य इन्फॉर्मेशन क्या है कि अब 54 जो बीमारी है, 54 बीमारी के मानक दिशा निर्देश आईसीएआर के द्वारा जारी किया गया। अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। लोकसभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी किया है कि असंसदीय शब्द जो है अब हटेगा। यानी संसद में आप अब जुमला जीवी, जयचंद या बहुत सारे शब्द, यहाँ पे कई सारे शब्द दिए हैं, ये सब शब्द असंसदीय हो जाएंगे। इसका प्रयोग आप संसद में नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि संसद के सदस्य जब बोलने के लिए उठते हैं तो जो भी बोलते हैं उसका एक लिखित पैमाना तैयार होता है, उसका रिटेन फॉर्म कहीं तैयार होता है। तो उसमें ये सारा का सारा शब्द नहीं होगा,
और दूसरी बात क्या है कि जब संसद के सदस्य बोलेंगे तो उन पर भी पाबंदी होगी कि वो इन शब्दों का प्रयोग अब नहीं करेंगे। तो भारत में संसदीय रिफॉर्म्स में आप इसको जोड़ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश की जो संस्था है संसद, वो अपने आप को किस तरह से रिफॉर्म्स कर रही है। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने पर विचार करेगा कोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने का विचार करेगा और 26 जुलाई को इस पे चर्चा करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पे बहस होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पे डिसीजन लेगी कि क्या राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करना चाहिए अथवा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये भी है, हिजाब इशू को लेकर के काफ़ी हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिजाब इशू जो देश में चल रहा था और विशेष तौर पे कर्नाटका में जो चल रहा था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब पे प्रतिबंध लगाने के जो कर्नाटका सरकार के निर्णय था उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। उसके एगेंस्ट में एक याचिका दायर हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समय आने पे हम इनकी सुनवाई करेंगे। तत्काल रूप से उनकी सुनवाई करने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था। इशू में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कर्नाटका के शैक्षणिक संस्थान पे हिजाब प्रतिबंध लगाया था कर्नाटका सरकार ने। उसके विरोध में एक याचिका कर्नाटका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया। उसमें कहा गया कि कर्नाटका सरकार के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पे प्रतिबंध लगाया गया उसको हटाइए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटका सरकार के डिसीजन के साथ गई और हिजाब पे प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटका हाईकोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट एक याचिका दायर किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील किया गया था कि आप इसकी तत्काल सुनवाई कीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया था और कहा था कि समय आने पे हम इनकी सुनवाई करेंगे। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अगले सप्ताह माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई के लिए तैयार हुआ कि क्या कर्नाटका सरकार ने जो निर्णय लिया था कि शैक्षणिक संस्थान में हिजाब प्रतिबंध होगा वो सही है या गलत है। इसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगले वीक करेगी। रक्षा सेक्टर या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में संक्रमण काल से गुजर रहा देश। रक्षा सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मैंने कई बार सोचा है कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं, समय नहीं मिलता इसलिए मैं सेपरेट वीडियो इस पर नहीं बनाता हूं, लेकिन आज मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। आप लोग कई सारे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि इस दिशा में वर्ष 2025 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का फैसला लिया गया है। यानी 2025 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन किया जाएगा। एक तो ये टारगेट है। दूसरा ये टारगेट है कि 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा प्रोडक्ट का निर्यात किया जाएगा। ये दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये लिया कहाँ से गया है बेसिकली, तो इसकी चर्चा मैं सबसे पहले आपके साथ करना चाहता हूं। वर्ष 2020 में सरकार ने एक नीति लाई थी और इस नीति का नाम था रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020। इसी नीति में इस बात को कहा गया था, जो यहाँ पे रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है वो इसी नीति का स्टेटमेंट है। और इसी नीति में कहा गया था कि 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात करना है और 1.75 लाख करोड़ रुपए का टोटल कारोबार करना है या इसका उत्पादन करना है। तो ये बेसिकली आया था रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 में। इस नीति में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि ये जो 1.75 लाख करोड़ का हम लोग उत्पादन करेंगे, इसमें सार्वजनिक उपक्रम जो है उसका योगदान लगभग 70 से 80% होगा। यानी रक्षा सेक्टर के जो PSU हैं उसका योगदान 70 to 80% होगा। साथ ही साथ इसी नीति में कहा गया था कि गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की जरूरत को पूरा करने के लिए एरोस्पेस और नौसेना जहाज का निर्माण उद्योग सहित
एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग को डेवलप किया जाएगा, यानी कॉम्पिटिटिव रक्षा उद्योग को डेवलप किया जाएगा, ये भी चर्चा किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम पे जोर दिया जाएगा, यानी जो बनाएंगे वो भारत का बना होगा। मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया था इसमें। साथ ही साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही गई थी और एक ऐसा वातावरण बने जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करता हो, पुरस्कार और नवाचार, भारतीय आईपी स्वामित्व बनाना आदि की चर्चा किया गया था। और ये चर्चा किया गया था बेसिकली रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति। तो रक्षा सेक्टर पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करूंगा। रिसेंटली सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी और सिप्री की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत रक्षा उत्पाद निर्यात करने वाले 25 देशों में शामिल हो गया। भारत रक्षा उत्पाद का आयात करने वाले देशों की कैटेगरी में अगर आप देखिए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक रक्षा सामानों की आयात इंपोर्ट सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब पहले नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे इंडिया। तो रक्षा उत्पाद के आयात में, इंपोर्ट में भारत विश्व में सेकेंड पोजीशन पे है। लेकिन अब एक्सपोर्ट में भी हम विश्व के टॉप 25 कंट्री में आ गए हैं। निश्चित तौर पे हमारे लिए एक सकारात्मक कदम है। पिछले 5 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 334% बढ़ा है और भारत 84 देशों को रक्षा सामान का निर्यात करना शुरू किया। 84 देशों को हम रक्षा सामान का निर्यात करते हैं। भारत अपनी रक्षा जरूरत का 60% आयात करता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। और 60% का जो आयात करता है भारत, इसमें भी सबसे अधिक आयात हम रूस से करते हैं। अपनी जितनी आयात करते हैं उसका लगभग 60% हम रूस से आयात करते हैं। इसलिए रूस यूक्रेन वार में हम रूस के खिलाफ नहीं जा पाए। उसका एक रीज़न यह भी था कि हम रक्षा सामान के आयात के लिए रूस पे डिपेंडेंट है आज भी। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस और मलेशिया को तेजस देने वाली है, ये चर्चा हो गई है। तो हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं और मलेशिया को तेजस एयरक्राफ्ट देने वाले हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो देने वाले हैं। ब्रह्मोस के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रह्मोस भारत और रूस दोनों ने मिलकर डेवलप किया। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी दोनों के नाम पे ब्रह्मोस नाम पड़ा है। विश्व स्तर पर रक्षा निर्यात और आयात को ट्रैक करने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री कहते हैं, के अनुसार कुल $16.75 बिलियन आयात के साथ भारत 2014 से 19 के बीच में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक देश रहा है। 2021-22 में रक्षा निर्यात में भारत ने 13,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है 2021-22 में, और 2024-25 में हमें 35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करना है। अब देखते हैं कि सरकार के क्या प्रयास, आखिर रक्षा सेक्टर में जो आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, जिसकी चर्चा माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया, आखिर उसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। दिसंबर 2025 तक हम 101 रक्षा उपकरण के आयात पर रोक लगाएंगे, जिसमें 69 उपकरण दिसंबर 2020 तक सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। और अन्य जो उपकरण हैं, जैसे जैसे भारत उसका निर्माण करना शुरू करेगा, जैसे जैसे हम उसमें आत्मनिर्भर होना शुरू होंगे, वैसे वैसे उसके आयात पे हम रोक लगाएंगे। भारत रूस से 59%, अमेरिका से 19%, इजराइल से 11% और 7% फ्रांस से रक्षा उपकरण का आयात करता है। 2007 से अब तक 1.24 लाख करोड़ का आयात अमेरिका से भारत कर चुका है, रक्षा सामान का आयात। अप्रैल 2015 से लेकर के अगस्त 2020 तक 3.5 लाख करोड़ का रक्षा उपकरण भारत मंगा चुका है। एक डाटा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है। वित्त मंत्री द्वारा रक्षा सेक्टर को आत्मनिर्भर अभियान संबंधित राहत पैकेज की तरह अन्य घोषणाओं में 100 रूट, ऑटोमेटिक रूट से रक्षा निर्माण में एफडीआई को 49% से बढ़ा करके 70% किया गया। देखिए दोनों बातें हैं यहाँ पे। एक तो यह है कि एफडीआई जो है, एफडीआई सीमा जो बढ़ाया गया है
वो ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दिया गया, जो पहले 49% था, और गवर्नमेंट रूट से अब इसको 100% कर दिया गया। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है IDEX, इसको कहते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। ये बेसिकली डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, और इसके तहत 300 से अधिक स्टार्टअप और 60 से अधिक तकनीक को विकसित करने का बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को लेकर के IDEX कार्यक्रम शुरू किया गया है। डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को लेकर के 300 से अधिक स्टार्टअप के साथ चर्चा किया गया, बातचीत किया गया। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति को नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के बढ़ावा देने के लिए DPSU आयुध निर्माण बोर्ड, डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है में अधिक से अधिक पेटेंट फाइल करने के लिए शुरू किया गया मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत बेसिकली किया गया है कि किस तरह से इनोवेशन को हम बढ़ावा दें, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। डिफेंस सेक्टर की जो PSU है, इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, वहाँ से जो सामान बनेगा उसका अधिक से अधिक पेटेंट करवाएं। इसके लिए सरकार ने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति को लॉन्च किया। इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, और सरकार ने एक तीसरी सूची लॉन्च की है 2021 के दिसंबर महीने में, जिसमें 351 वस्तुओं के आयात पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी। तो ये सारा का सारा काम सरकार कर रही है कि डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा सरकार दो काम और कर रही है। एक तो सरकार रक्षा औद्योगिक गलियारा, डिफेंस कॉरिडोर का सरकार निर्माण कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर जगह होगा वहाँ पे डिफेंस की बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। और भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 6 गलियारा का निर्माण हो रहा है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी में निर्माण हो रहा है। और दूसरा तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिसमें 5 सिटी हैं, चेन्नई, होसूल, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण सरकार कर रही है। यानी डिफेंस के कंपनी यहाँ पे काम करेंगे और विभिन्न तरह के उत्पादों को बनाएंगे। अब रक्षा सेक्टर में चुनौती क्या, डिफेंस सेक्टर में क्या चुनौती है? 2 बेसिक चुनौती की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। एक तो यह है कि हमारे GDP का महज 2.4%, 2.4% अभी खर्च होता है डिफेंस सेक्टर में। संसदीय समिति 2018 में कहा था कि डिफेंस सेक्टर पे जो खर्च है मिनिमम 3% करने की आवश्यकता है। जो GDP का 2.4% हम खर्च करते हैं उसको बढ़ा करके 3% करने की आवश्यकता है, ये संसदीय समिति ने कहा था। और दूसरा जो अग्निवीर योजना आया था, अग्निवीर योजना के बेसिक में ये रीजन था कि 2020-21 का रक्षा बजट आप देखिए तो वो है 4.87 लाख करोड़, 4.87 लाख करोड़ रुपए ये 2020-21 का रक्षा बजट है, जिसमें 54% वेतन और पेंशन पे खर्च होता है। यानी अधिक जितना रक्षा बजट हमारा है उसमें आधे से अधिक पैसा वेतन और पेंशन पे खर्च होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वेतन और पेंशन पे जो पैसा खर्च होता है उसको सीमित किया जाए, उसके जगह नए नए डिफेंस के सामान का निर्माण किया जाए, इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए सरकार ने अग्निवीर योजना इधर सरकार ने लॉन्च किया था। तो उम्मीद करता हूं कि डिफेंस सेक्टर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सरकार ने एक योजना लॉन्च किया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बेसिकली उसी से संबंधित ये है, कृषि मंत्रालय की मृदा परीक्षण रिपोर्ट आई है और मृदा परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह से देश में नाइट्रोजन की कमी हो रही है, देश की मिट्टी में ऑर्गेनिक
कार्बन की कमी हो रही है, फास्फोरस की कमी हो रही है और पोटेशियम की कमी हो रही है। यानी जो मिट्टी का गुण था, मिट्टी के आवश्यक इंग्रेडिएंट थे जो मिट्टी में मौजूद थे, वो कम जा रहा है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि किस तरह से हम लोगों ने, जो हरित क्रांति भारत में आई थी, हरित क्रांति में हमने अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग किया था, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया था। और उसी अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के कारण आज हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व है या मिट्टी में जो कई आवश्यक तत्व है उसकी कमी दिख रही है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को लिख लीजिएगा। इस डाटा को मेंस में आप जो लिखेंगे तो हरित क्रांति की जो दुष्प्रभाव है उसमें आप लोग लिख सकते हैं, या भारत की कृषि की वर्तमान में क्या समस्या है उसमें आप लोग इसको कोट कर सकते हैं। तो कई जगह इस डाटा को आप लोग कोट कर सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कट करके मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। जलवायु परिवर्तन का नतीजा है अमरनाथ में बादल फटना, अगेन इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन का कई सारा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अमरनाथ में जो बादल फटा है जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें भी जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट है। इसी तरह से हमारे देश में जो जंगलों में आग लगने की घटना बढ़ी है उसमें भी जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट है। इसी तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से चक्रवात की प्रवणता बढ़ी है, चक्रवात की इंटेंसिटी बढ़ी है, उसमें भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। जर्मनी जैसे देशों में जहाँ पे बाढ़ आ जाती है उसमें भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। शहरी बाढ़ जिस तरह से भारत में बढ़ा, पटना में एक बार बाढ़ आ गया था, इसी तरह से आप देखेंगे चेन्नई में बाढ़ आ गया था, मुंबई में बाढ़ आया था, तो उसमें भी जलवायु परिवर्तन बेसिक रीजन है। तो जलवायु परिवर्तन पे मुझे चर्चा करना था सेपरेट वीडियो बना करके, समय नहीं मिल रहा है। जैसे समय मिलेगा मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इन सब न्यूज़ पे भी असर आपकी नज़र होनी चाहिए कि आखिर जलवायु परिवर्तन का कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस आपके साथ करूँगा। और ये जो एडिटोरियल है इसमें कुछ पॉइंट चर्चा किया गया। कुछ पॉइंट में उच्च शिक्षा में कई सारे देश में खामियां, उच्च शिक्षा में देश में सरकार कई सारा प्रयास कर रही है, उसमें बस इन्होंने शोध को लेकर के चर्चा किया। मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि आखिर उच्च शिक्षा में भारत की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किया। इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये एडिटोरियल को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और, भारत शोध और नवाचार पे अपनी जीडीपी का 0.7% खर्च कर रहा है, जबकि चीन 2.1%, अमेरिका 2.8% खर्च करता है। दक्षिण कोरिया और इजराइल जैसे देश इस मामले में 4% खर्च करते हैं। तो ये लगातार देश में मांग उत्पन्न होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के में ग्रो किए बगैर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिना जीडीपी का खर्च बढ़ाए या बिना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। भारत अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महज 0.7% खर्च करता है, चीन 2.1% खर्च करता है अपनी जीडीपी का, अमेरिका 2.8% खर्च करता है, दक्षिण कोरिया और इजराइल जैसे देश जीडीपी का 4% से अधिक खर्च करता है। यही कारण है कि ये देश इनोवेशन में काफ़ी आगे है, तकनीक में काफ़ी आगे है। हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन को लेकर के एक नया आयोग बन रहा। इस आयोग का नाम होगा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इसका प्रोविजन किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, इसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका निर्माण हो रहा है, हिंदी में कहते हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। अब इसके 4 अंग होंगे बेसिकली। एक तो ये होगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा। दूसरा होगा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल होगा। तीसरा होगा उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। और चौथा होगा सामान्य शिक्षा परिषद यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो ये 4 पार्ट होगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, कमीशन ऑफ इंडिया के। अब हम लोग आते हैं कुछ रिपोर्ट पे। ASHI यानी अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो सकल नामांकन अनुपात है वो मात्र 27.1% है, जो विकसित देशों के साथ साथ अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। तो आखिर सकल नामांकन अनुपात क्या होता है, GER क्या होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वो रेशियो होता है जो 18 से 23 वर्ष के बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल करते हैं। तो जितने 18 से 23 वर्ष के बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल करेंगे उसी को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि भारत में अगर मान लीजिए कि 1000 बच्चा है जो 18 से 23 वर्ष का है, तो उसमें महज 271 बच्चा ही हायर एजुकेशन के लिए इनरोल करता है। अब ये रेशियो अगर आप चीन में देखिएगा तो 51% है, दक्षिण कोरिया में 94%, अमेरिका में 88%, ब्रिटेन में 60%, जर्मनी में 70%, कनाडा में 69% है और भारत में महज 27.1% है, जो काफ़ी कम है। अब सरकार का एक टारगेट है 2035 तक हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% करेंगे। ये टारगेट याद रखिएगा, 2035 तक का टारगेट है और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% सरकार करेगी। 27.1% से 50% करने का टारगेट है। अब उच्च शिक्षा के कुछ सकारात्मक पॉइंट, कुछ सकारात्मक बातें हमारे देश में उच्च शिक्षा को लेकर के हुई हैं। एक तो उच्च शिक्षा में लैंगिक असमानता कम हुआ, यानी महिलाओं की भागीदारी उच्च शिक्षा में बढ़ी है। निश्चित तौर पे देश के लिए और समाज के लिए सकारात्मक कदम है कि हायर एजुकेशन में महिलाएं अधिक जा रही है, शोध में महिलाएं अधिक जा रही है, रिसर्च में महिलाएं अधिक जा रही है। विदेशी स्टूडेंट का नामांकन बढ़ा है, विश्व के कई सारे देश के बच्चे इंडिया में आकर पढ़ते हैं। JNU में मैंने देखा है कि वहाँ पे लगभग बहुत सारे देश, 100 से अधिक देश के बच्चे वहाँ पे JNU में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसी तरह से इंडिया के विभिन्न कोना में आप जाइएगा, अफ्रीका के बहुत सारे देश के बच्चे वहाँ आगे पढ़ते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान के कई सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो विश्व के कई सारे देशों के बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। तो विदेशी नामांकन जो है स्टूडेंट का बढ़ा है। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भले ही आज 27.1% है, लेकिन इससे पहले ये भी कम था। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा है भारत में। अब देखिए चुनौती क्या है। तो पहली चुनौती जो पेपर में चर्चा किया गया उसी चुनौती की मैं चर्चा करूंगा। हम अपने GDP का महज 0.7% खर्च करते हैं। चीन 2.1%, USA 2.8%, दक्षिण कोरिया और इजराइल जैसे देश 4% से अधिक खर्च करते हैं अपने GDP का शोध पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। 68% यूनिवर्सिटी और 90% कॉलेज की गुणवत्ता मध्यम दर्जे की है। कई सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आपने देखा होगा कि बिहार के एक प्रोफेसर ने अपनी जो सैलरी है, आई थिंक 21 लाख रुपए की सैलरी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं कॉलेज जाता हूं तो पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं आते हैं, तो मैं सैलरी क्यों लूं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, यानी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एजुकेशन ढंग का नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। UGC के मानक के अनुसार जो स्नातकोत्तर है उसमें 12 स्टूडेंट और स्नातक में 15 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। यानी जो ग्रेजुएशन करेंगे उसमें 15 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन पे 12 स्टूडेंट पे एक टीचर इंडिया में होना चाहिए, जो वर्तमान में 23 स्टूडेंट पे एक टीचर भारत में है। तो यानी जो UGC का मानक है उससे भी काफ़ी नीचे भारत के कई सारे कॉलेज हैं। IIT, IIM जैसे संस्था में 35% फैकल्टी की कमी है। दूसरा छोड़ दीजिए, आप पटना यूनिवर्सिटी आप छोड़ दीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि IIT और IIM जो भारत की प्रेस्टिजियस संस्था है, भारत की प्रतिष्ठित संस्था है, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी फैकल्टी की कमी है और 35% फैकल्टी की वहाँ कमी है। तो निश्चित तौर पे फैकल्टी एक बड़ी समस्या है कि भारत में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। टॉप संस्थान मिलाकर के 3 लाख सीट है और लगभग 4 लाख बच्चे इनरोल होते हैं। तो जितने टॉप संस्थाएं इंडिया में उसको मिला दीजिए तो 3 लाख सीट हैं, लेकिन बच्चे इनरोल होते हैं 4 करोड़ बच्चे प्रत्येक वर्ष इनरोल होते हैं। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि 3.97 करोड़ बच्चे, 3,97,00,000 बच्चे मध्यम दर्जे के कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर के एजुकेशन प्राप्त करते हैं।
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य अपना योगदान कम कर रहा है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था और इसमें राज्य अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम कर रहा है। राज्य को जो शिक्षा पे खर्च करना चाहिए वो अपेक्षित रूप से खर्च नहीं कर पा रहा है और विशेष रूप से हायर एजुकेशन के लिए राज्य बिल्कुल खर्च नहीं करता है या बहुत कम खर्च करता है। तो इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आरबीआई के अनुसार प्रति वर्ष छात्र विदेश जाकर के पढ़ते हैं भारतीय छात्र और 45,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यानी 45,000 करोड़ रुपए का फॉरेक्स रिजर्व प्रत्येक वर्ष भारत का घटता है क्योंकि हमारे बच्चे विदेश जाकर पढ़ते हैं। तो ये भी एक चुनौती है। देश में निजी संस्थान की भागीदारी 70% है, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानक नहीं दे पा रही है और सरकारी संस्थान ही विश्व स्तरीय शिक्षा दे रही है। यानी हमारे देश में अगर 100 कॉलेज हैं तो 100 में 70 कॉलेज जो है वो निजी संस्थान है, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर विश्व का टॉप कॉलेज देखिएगा, इंडिया में जो विश्व के टॉप कॉलेज है वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि इंडिया में जो निजी सेक्टर के कॉलेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो क्यों नहीं मानक दे पा रही है, वो क्यों नहीं विश्व स्तरीय संस्थान क्रिएट कर पा रही है, जबकि हमारे यहाँ 70% निजी कॉलेज हैं, निजी यूनिवर्सिटी हैं, फिर भी एक भी निजी कॉलेज या बहुत कम निजी कॉलेज जो वैश्विक स्तर के मानक का अनुपालन करती है। अब देखिए सरकार के प्रयास क्या है। सरकार के प्रयास हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की सरकार स्थापना कर रही है। बजट में भी आप देखे होंगे सरकार ने चर्चा किया है कि 2023 तक सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी बना देगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, ये भी आज के एडिटोरियल में दिया गया है, इसको पढ़िएगा तो ये दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना करने वाली है, जिस जगह की मूल समस्या होगी उनके अनुसार रिसर्च करेगा। अब रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान लीजिए कि एक आईआईटी कॉलेज जो पटना में, तो पटना की जो वर्तमान की समस्या है उस समस्या को लेकर के पटना आईआईटी रिसर्च करें। आईआईटी कानपुर में है, आईआईटी कानपुर जो कानपुर की जो समस्या है, कानपुर की जो लोकल समस्या है उस समस्या को लेकर के रिसर्च करें। तो इसलिए सरकार राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना करने का विचार कर रही है, जो जहाँ पे जो कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, वहाँ की समस्याओं को लेकर के रिसर्च करेंगे और वहाँ के लोगों को इसका विशेष लाभ देंगे। सजेशन क्या है, किस तरह से हम हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करें, तो 2 पॉइंट में बोलूँगा। एक तो ये है कि रिसर्च फ्रॉम नेस्कॉम के रिसर्च के अनुसार भारत में 10 में से सिर्फ एक ही बच्चे रोजगार योग्य होते हैं और जो ग्रेजुएट होते हैं। तो 10 बच्चे में सिर्फ एक ही बच्चे कौशलतापूर्ण होते हैं जिससे रोजगार मिल सकता है, जो रोजगार योग्य होते हैं। बाकी 9 बच्चे रोजगार युक्त नहीं होते हैं। तो आवश्यकता ये है कि हम स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो एक तो मैं ये सजेशन दूंगा। दूसरा यह है कि देश में अधिक यूनिवर्सिटी खुलने की आवश्यकता है। एसोचैम के अनुसार 1500 और यूनिवर्सिटी खुलेगा। अब आपको सोच कर देखिए कि टॉप इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है वहाँ पे महज 3 लाख ग्रेजुएशन का सीट है और भारत में 4 करोड़ बच्चे जो है इनरोल करते हैं प्रत्येक वर्ष। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम 1500 से अधिक विश्वविद्यालय खोलें, तभी जाकर के हम अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकेंगे और अच्छा एजुकेशन देंगे तभी जाकर के भारत विकसित होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस एडिटोरियल के माध्यम से हायर एजुकेशन की जो समस्याएं हैं, हायर एजुकेशन का जो अचीवमेंट है, हायर एजुकेशन को लेकर के जो सरकार के प्रयास हैं, सभी मैंने डिटेल से आपके साथ चर्चा किया। रुपए में लेन देन से बढ़ेगा विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई ने स्वीकृति दे दिया है कि हम रुपए में लेन देन करें। रुपए में लेन देन कैसे करें, जैसे रूस है, तो रूस ने अभी क्या किया है कि अमेरिका ने रूस पे प्रतिबंध लगाया, पश्चिमी देशों ने रूस पे प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसे कंडीशन में रूस से हम जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में व्यापार नहीं हो सकता। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम डायरेक्टली रूस से व्यापार करें रुपए और रूबल में। तो इसके लिए आरबीआई ने सहमति दे दिया। ओके, यहाँ पे जो ये न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। इस न्यूज़ का एक पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। व्यापार समझौते का समर्थन करती है ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार। देखिए ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार आई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इससे पहली जो सरकार थी, अभी स्कॉट मॉरिसन आई थिंक उस समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, अभी आए हैं
एंथनी एल्बानीज आए। तो नई सरकार जो है, व्यापार समझौता जो भारत के साथ हुआ था उसका समर्थन करता है नई सरकार। व्यापार समझौता क्या हुआ था? एक व्यापार समझौता हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा, और किसी भी देश के साथ किया गया पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया। गली में पेपर बेचने वाला भी आ जाता है तो वो डिस्टर्ब करता है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। चलिए कोई नहीं, होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ईटीसीए जो बेसिकली साइन हुआ है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ। और ईटीसीए के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद ये सेकेंड ट्रेड एग्रीमेंट है जो हमने साइन किया। पहला हमने साइन किया था सीपा किया था, CEPA, डायरेक्टली नाम याद रखिएगा, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दे कि सीपा का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पहला एग्रीमेंट हमने किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है, वो UAE के साथ किया है। और जो पहला UAE के बाद जो हमने एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ETCA। ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा विकसित देश है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। और इसके बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करने वाले हैं ब्रिटेन के साथ, राइट। तो अब ETCA क्या है? ETCA मतलब होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब ऑस्ट्रेलिया की संसद में ये चीज़ प्रस्तावित होगा और ऑस्ट्रेलिया की संसद इस पर पारित करेगी, तब जाकर के ये फाइनल इस पर मुहर लगेगी और ये इनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो भारत के वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री आए हैं वो भी इस व्यापार का समझौता सम्मान करते हैं, इस व्यापार का समर्थन करते हैं और जल्द से जल्द वहाँ के संसद में ये पारित हो जाएगा, उसके बाद ये इनेक्ट हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। मंडी शुल्क में समानता लाए राज्य केंद्र सरकार। APMC एक्ट में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ये हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं। APMC एक्ट मतलब हो गया मंडी एक्ट, और मंडी जो है चूंकि राज्य सरकार रेगुलेट करती है, तो राज्य सरकार जो वहाँ पे शुल्क लगाती है, मंडी शुल्क जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर समानता लाए, ये केंद्र सरकार का आदेश है या केंद्र सरकार का कहना है। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, देखिएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद सुधार वार्ता को लेकर के उठाए कदम। पिछले 2 वर्ष से मैं ट्रैक कर रहा हूँ PM मोदी के जो स्पीच होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, 2 वर्ष से लगातार मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और दोनों वर्ष PM मोदी ने एक सवाल उठाया, और वो सवाल ये है कि विश्व के सबसे लोकतांत्रिक देश, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन से बाहर कैसे है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को क्यों स्थान नहीं दिया गया? क्योंकि जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और PM मोदी का स्पीच आप सुनिएगा, उन्होंने कई सारे पॉइंट गिनाए कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, देखिएगा जरूर। चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।